अच्छा जी, सेकेंड ईयर। बेटा आज बाब 2 में हम लोग पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने मैंने पिछले लेक्चर में जो आपको दिया था वो सबसे पहला जो था यानी रेड क्लिफ अवार्ड या उसको हदबंदी कमीशन यानी बाउंड्री कमीशन भी कहते हैं, तो एक उसके बारे में डिस्कस किया था। अब हम बाकी पढ़ते हैं इसमें जिसमें दूसरे नंबर पे हमारे पास था इंतज़ामी अमूर का मसला। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाता है इंतज़ामी अमूर का मसला। लॉर्ड माउंटबेटन जब पाकिस्तान उसमें हिंदुस्तान में आए तो उनके आने के तकरीबन 2.5 माह बाद क्या हुआ कि 3 जो है अरसा गुजरा ही था कि हिंदुस्तान की तकसीम का फैसला किया गया। यानी आए माउंटबेटन जब उनकी आमद हुई, फिर 3 जून का मंसूबा पेश किया। 3 जून के मंसूबे के बाद 2.5 माह गुजरे थे कि हिंदुस्तान की तकसीम का भी फैसला किया गया। और जो हिंदुस्तान की तकसीम थी, पहले इन्होंने कहा था कि मिस्टर टेरी ने कहा था कि मैं जून 1948 तक क्या चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का फैसला होना चाहिए। तो ये तो कहा उसने कि जून 1948 तक हिंदुस्तान का फैसला हो जाना चाहिए, लेकिन फिर जून 48 से पहले उन्होंने कहा कि अगस्त 47 तक हम लोग दोनों जो हिंदुस्तान में को 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। तो ये जो इतनी बड़ी तब्दीली थी ये अंग्रेज़ों और हिंदुओं की मिली भगत का नतीजा थी। अच्छा, ये हो गया। अब उन्होंने क्यों ये फैसला किया, उनका क्या ख्याल था? उनका ख्याल था ये कि ऐसे हालात हम पैदा कर दें कि पाकिस्तान का जो क़याम है वो हो ही नहीं सकेगा, और मुसलमान जो है, जो पाकिस्तान है, क्योंकि इतने कम अरसे में हम उसको कह रहे हैं, तो वो बहुत से मसाइल के नीचे दब जाएगा। ठीक हो गया कि अगर वो मिली भगत थी, वो उनकी मिली भगत क्यों थी? वो कहते हैं कि हम इनको एकदम से जब पाकिस्तान को आज़ाद कर देंगे तो इसके पास कुछ होगा भी नहीं, तो एक नई स्टेट है तो हम इसे मसाइल की बोझ के नीचे दबा देंगे, और फिर क्या होगा कि ये खुद से ही दोबारा से ही कह देंगे कि हम लोग दोबारा हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हैं। अब यहाँ पे सबसे क्या हुआ कि सबसे पहली चीज़, जैसे ही ऐलान हुआ, ऐलान के बाद इलाके में वो इलाके पाकिस्तान के हिस्से में आए जो कम तरक्की याफ्ता और पसमानदा थे। यानी जितने भी अगर कुछ बेहतर इलाके थे वो उन्होंने अपने पास रख लिए, और जो कम पाकिस्तान के हिस्से में इलाके आए वो कम तरक्की याफ्ता और पसमानदा थे। इवन ये था कि उनके पास अपने मुल्क को चलाने के लिए कोई दारुल हुकूमत, या जिसको कैपिटल कहते हैं, दारुल खिलाफा कैपिटल, यानी जो सदर मकाम होता है, सदर मकाम कहते कि इवन इतना भी था कि इनके पास कोई ऐसा शहर ही नहीं था, कोई ऐसा मौजू, कोई दारुल खिलाफा ही नहीं था कि जो मुल्क के लिए बेहतरी के लिए या मुल्क के इंतज़ाम को बेहतर तरीके से चला सके। जितने भी पाकिस्तान के पास शहर थे उनमें सबसे पहले कहते हैं कि एक कराची एक ऐसा शहर था कि जो बाकी तमाम से कुछ बेहतर था, और एक सूबे के इंतज़ाम, हालांकि कराची जो था वो सिर्फ एक सूबे के अख्तियार इंतज़ामात को संभाल सकता था। वो कराची भी जो था वो पूरे मुल्क को नहीं कर सकता था, वो कर सकता था इंतज़ामात को संभाल सकता था, तो किसी एक सूबे के लिए इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो दारुल खिलाफा के लिए वो किसी सूरत में भी मौजू नहीं था।
लेकिन ये मजबूरी थी कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसा और शहर ही नहीं था कि जिसको दारुल खिलाफा के लिए किया जा सके। अब कहते हैं पाकिस्तान बन गया तो सबसे पहले क्या चीज़ यहाँ पे आई, कहते हैं कि दफातर। पाकिस्तान बनने के बाद कराची में कोई ऐसी जगह ही नहीं थी जहाँ पर सरकारी मुलाजमीन जो थे वो मुल्क को चलाने के लिए उनके पास दफातर मौजूद हो सके। इसके अलावा कहते हैं कि जो रोजमर्रा का सामान था, स्टेशनरी, कि अब जब उन्होंने निज़ाम हुकूमत चलाना है तो उन्हें क्या चीज़ बहुत चाहिए थी, स्टेशनरी चाहिए थी, टाइपराइटर और ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें जो थी। इवन इनके पास कोई स्टेशनरी और कुछ चीज़ ऐसी थी, दफ्तरी ज़रूरत की कोई भी चीज़ नहीं थी कि जिसके ज़रिए ये मुल्क के निज़ाम को बेहतर तरीके से चला सकते। और एक और चीज़ जो सबसे बड़ी थी वो थी हमारे पास माहिरीन की किल्लत। ये तो आप जानते हैं कि हमारे पास जो पहले तो मुसलमान जो थे बिल्कुल ही तालीम के ख़िलाफ़ थे। जब तालीम इन्होंने हासिल करनी चाहिए तो ज़्यादा तो बड़े बड़े जितने भी होते थे उन पर हिंदू ही तैनात थे। तो जो बाकी जो थे उन जो क्लरिकल स्टाफ जो था या दूसरे जो छोटे दफ्तरी काम थे उनके लिए तो लोग थे, लेकिन इंतज़ामी अमूर को चलाने के लिए ना हमारे पास कोई सिविल सर्विस है, ना कोई ब्यूरोक्रेट्स थे हमारे पास, ना हमारे पास आला रैंक के कोई लीडर्स थे, ना हमारे पास कोई टीचर्स थे, ना हमारे पास कोई डॉक्टर थे, इंजीनियर्स वगैरह कोई भी नहीं थे। यानी हमारे पास माहिरीन की इतनी ज़्यादा किल्लत थी कि हम लोग जो थे वो इंतज़ामी अमूर को चलाने के लिए कि कुछ ऐसे लोग हमारे पास होने चाहिए कि जो हमारे मुल्क के निज़ाम को बेहतर तरीके से ला सके, क्योंकि हमारे जितने भी अहम ओहदे थे उन पर हिंदू तैनात थे। और जैसे ही तकसीम का ऐलान हुआ तो जो हिंदू थे वो सारे छोड़कर हिंदुस्तान की तरफ हिजरत करके, और इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पास लोग थे तकरीबन, ये भी आपको बताया चलो कि हमारे पास तकरीबन सिर्फ 82 बंदे ऐसे थे जो हाई रैंक के लिए थे हमारे पास थे। बाकी जितने भी थे जो क्लरिकल स्टाफ था वो तो दर्जनों से भी ज़्यादा था कि उनकी तो ज़रूरत से ज़्यादा वो हो गए थे, जबकि हमारे पास सिर्फ 82 ऐसे लोग थे जो कि हमारे आला जो सीट्स थी उनके ऊपर जो लोग वो काम कर रहे थे वही थे। यानी हमें उस वक्त हमारी नौज़ायदा मुमलिकत पाकिस्तान को सरकारी और गैर सरकारी मुलाजमीन की किल्लत का शदीद सामना करना पड़ा, लेकिन हम लोगों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वल्लखेज़ क़यादत में तमाम मुश्किलात का डट कर मुकाबला किया और इन हालात पर काबू पा लिया। यानी हमने जो इंतज़ामी अमूर का हमारा मसला था, जो जितना भी जो मसाइल थी, माहिरीन की कमी थी, हमारे पास जो चीज़ थी, जो स्टेशनरी वगैरह कुछ भी नहीं थी, उन तमाम के ऊपर हमने बहुत बेहतर तरीके से जो था इसके ऊपर कायदे-ए-आज़म की क़यादत में हमने मुश्किलात का मुकाबला किया और इन मुश्किलात पर काबू पा लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम था जो वो था जी महाजरीन का मसला। महाजरीन के मसले में आप कहते हैं कि तकसीम हिंद के जैसे ही नज़र आया कि तकसीम हिंद के मंसूबे का खदोखाल जो है वाज़ा होते ही हिंदुस्तान के अक़लीती सूबे मुसलमानों का सोचे समझे मंसूबे के तहत कत्ले आम शुरू कर दिया। अब शुरू कर दिया तो इन हालात में मुसलमानों के पास हिजरत के अलावा कोई भी चारा नहीं था। अब पाकिस्तान की जो हुकूमत थी, हुकूमत को और अवाम को बड़ा चैलेंज दूसरा कौन सा था? बड़ा चैलेंज था जी महाजरीन की आबादकारी। अच्छा जी, पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम को बड़ा चैलेंज था कि इसके बाद इंतज़ामी अमूर के बाद की दूसरा बड़ा चैलेंज था कि महाजरीन की आबादकारी का। अब महाजरीन की आबादकारी के लिए बताया कि एक अंदाजे के मुताबिक कहते हैं कि तकरीबन 65 लाख जो महाजरीन थे वो हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान की तरफ आ गए। अब उनमें से कहते हैं कि 52 लाख जो थे, 52 लाख जो लोग थे वो मशरकी पंजाब और इसकी रियासतों से आए। फिर उसके बाद कहते हैं कि
तकरीबन 3,60,000 के करीब लोग दिल्ली और शुमाली हिंदुस्तान के इलाकों से आए। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि तकरीबन 5 लाख के करीब लोग या तो फिर वो कत्ल हो गए या फिर अगवा कर दिए गए। यानी कि 5 लाख के करीब लोग जो थे वो या तो कत्ल हो गए या फिर अगवा हो गए। और उसके साथ ये था कि तकरीबन ये था कि 20,000 के लोग करीब लोग जो थे वो KPK में भी दाखिल हुए। तो अब यहाँ पे कहते हैं कि ये जो इतने ज़्यादा अक्सरियत थी जो सिर्फ तनहा, यानी वो तन लिबास थे, उनके पास सिर्फ एक वही लिबास था जो उन्होंने पहना हुआ था। और इनमें बेशुमार अफराद ऐसे जो अपने बहुत से अजीज़ों और करीबों रिश्तेदारों जो है उनको उनकी कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान पहुँचे थे। अब इनके लिए क्या मसला था? सबसे बड़ा मसला था कि सर छुपाने का, रोज़गार का, और उनको सबसे ज़रूरत थी कि सर छुपाने और रोज़गार की। और बाज़ तो ऐसे थे जिन्हें नफसियाती दबाव से निकालने की भी ज़रूरत थी, क्योंकि उन्होंने रास्ते में इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी अपने अजीज़ कारब की कि वो लोग जो थे वो मेंटली डिस्टर्ब थे। तो उन्हें भी इस चीज़ से निकालना ज़रूरी था। और पाकिस्तान की जो हुकूमत थी उसके लिए महाजरीन की आबादकारी एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ था। और उन चेहरे मुजरिम की देखभाल की गर्ज से कायद आज़म जो थे वो ख़ुद 30 अक्टूबर 1947 को लाहौर तशरीफ़ ले गए और उन्होंने कायद रिलीफ फंड कायम किया। उन्होंने कहा कि इनको तब ये सारी मुश्किलात सहना पड़ रही हैं कि ये जो है मुसलमान है। अगर ये मुसलमान ना होते तो उन्हें ये मुश्किलात सामना ना करना पड़ेगा। गर्ज है कि कायदे से जो है उन्हें बज़ात खुद तशरीफ़ लाए लाहौर और महाजरीन का हौसला बुलंद किया और उनकी इबादतकारी की निगरानी भी की। और कायदे आज़म की ज़ेर निगरानी ये जो महाजरीन का मसला था इसे बहुत उम्दा तरीके से जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और अवाम थे उन्होंने इसको हल कर लिया।